ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि वास्तु पुरुष मेरा क्या है, मनसपुत्र है। वास्तु पुरुष जो है वो माइंड का आर्किटेक्चर है। घर बनाते समय अगर इसने किसी पे ध्यान नहीं दिया तो ब्रह्म दोष। अच्छा, ब्रह्म दोष। तो यानी कि आपका माइंडसेट पूरा जो होगा वो नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देगा। भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, क्या उनके ऊपर कभी आपने भूतों को आते हुए सुना कि मार्क जुकरबर्ग पे आ गया, इलॉन मस्क पे आ गया या मोदी जी पे आ गया, इन पे भूत आते हैं? इन पे क्यों नहीं आते? कर्म प्रधान लोग जो हैं, जो कर्म के साथ जुड़े हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा है और कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कभी आइडेंटिटीज वार नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवप्रिया सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और हमारा आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिल जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। ये बहुत ही जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी इनकी खूबियां, बहुत सी फील्ड में इनकी एक्सपर्टीज है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम वास्तु के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि वास्तु का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। कि वास्तु की जो डेफिनेशन है, जो लोग समझते हैं वो सिर्फ समझते हैं एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को समझना, इस वास्तु को समझना। जबकि मेरा इतने वर्षों का अध्ययन ये कहता है कि वास्तु जो साइंस है, वो साइंस आपके जीवन के जीने की कला को बताती है। क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल, जहां पे ये स्टोरी शुरू होती है वास्तु की, आज से कई हजार वर्ष पहले, और वास्तु पुरुष नाम दिया गया। ब्रह्मा जी ने एक महाभूत को नाम दिया जिस वक्त देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था, और युद्ध में एक महाभूत उत्पन्न होता है जिसमें भगवान श्री शिव देवताओं की ओर से लड़ते हैं और असुरों की ओर से अंधकसुर लड़ते हैं। तो एक महाभूत जो उत्पन्न होते हैं उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये मेरा मनसपुत्र है। और मनसपुत्र कहते हैं, इसका मतलब, मनस का मतलब माइंड को बता रहे थे ब्रह्मा जी। तो एक घर, एक भवन जिसके अंदर आप रहते हो, ना केवल वो आपके माइंडसेट को डिफाइन करता है, बल्कि आपका करंट घर, सबसे पहला घर आपका एक व्यक्ति का कौन सा होता है, एक सोल जहां एक बॉडी के अंदर रिजाइड करती है, उसको हम कहते हैं एक व्यक्ति का एक्चुअल स्थान। तो वास्तु का एक्चुअल मीनिंग है निवास करने लायक स्थान, यानी कि वो स्थान जहां पर आप निवास करते हैं वो आपके वास्तु को डिफाइन करता है, यानी कि वो आपके मनस्थल को डिफाइन करता है। वो आपका अपना घर भी हो सकता है, आपकी अपनी बॉडी भी हो सकती है, आपकी अपनी सराउंडिंग्स भी होती है। ओके, तो मतलब वास्तु का मतलब हर किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल भी वास्तु पे बिलीव नहीं करते। दे आर लाइक कि अरे हमने तो कुछ भी वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया है और हमारी लाइफ से बहुत सेटल्ड है। देखिए, जो आप बना रहे हो ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपसे प्लैनेट्स जो है वो करवाते हैं, ग्रह आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं। और जब एक व्यक्ति की ग्रहों की दशाएं ठीक चलती हैं तो वो जो भी चीज प्लान करता है वो उसके प्लान के अकॉर्डिंगली चलती चली जाती है। और जिस वक्त ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं होती तो आप उस वक्त अगर कोई भी चीज करते हैं तो वो फेवर में नहीं होती। तो वो लोग जो आज, ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट जो लोग टॉप पे हैं उनको भी नीचे आते हुए देखा। उस वक्त वो वास्तु को नहीं मानते थे, उस वक्त वो ज्योतिष को नहीं मानते थे, उस वक्त ऑकल्ट साइंसेस को नहीं मानते थे, पर जैसे ही डाउनफॉल आया तो फिर इन चीजों की ओर जो है ध्यान जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रहों की स्थितियां, जो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में, जो वास्तु घटित होता है, ये एक व्यक्ति के माइंडसेट को बनाता है। जिस व्यक्ति का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, अब यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं कि एक वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ को बेस्ट डिसिप्लिन वे में जीता है, उस व्यक्ति को किसी ऑकल्ट साइंसेस का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज आप जेफ बेजोस को देख लीजिए, इलॉन मस्क को देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए, ये क्या स्पिरिचुअलिटी के अलावा किसी और साइंसेस का सहारा लेते हैं? किसी और साइंसेस का सहारा नहीं लेते, पर स्पिरिचुअलिटी को सब जो है वो साथ लेकर के चलते हैं। तो जब हमने अपने मन को शांत करना, मन को अलाइन करना सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपने अपने अंतर्मन का वास्तु कर दिया। अंतर्मन का वास्तु कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, जो चीज जहां पे बेस्ट रिजल्ट देगी ना, आप ऑटोमेटिकली उस चीज को वहां जाकर के रख देंगे। अच्छा, तो इसमें मेरा एक सवाल निकल के आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वास्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और एक पॉइंट और, आपने कहा कि मन को स्थिर रखने वाली जो बात कही आपने, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी इसमें आ गया। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ। तो अब ये तीन चीज हो गई कि मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वास्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट है? योगी योग के माध्यम से ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव से परे चले जाता है। तो इसका सबसे पहला उत्तर यह है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेटिव स्टेट के अंदर रहना सीख लेता है, उसको ना किसी ज्योतिष की जरूरत है, ना एस्ट्रोलॉजी की जरूरत, ना वास्तु की जरूरत, ना ही किसी और साइंसेस की जरूरत। और आप इस कर्म भूमि के अंदर हैं, आप एक कैरेक्टर के अंदर हैं, आपके साथ
कई जीवन और जुड़े हैं। जैसे कि आप एक महिला हैं तो बच्चे भी हो सकता है जुड़े हैं, हस्बैंड भी जुड़े हैं, भाई बहन भी जुड़े हैं, माता पिता भी जुड़े हैं। तो जब एक परिवार के अंदर आप रहते हैं, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर आप रहते हैं, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, आपके मन का शांत रहना 100% कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर आपका मन शांत हो गया फिर तो आप योगी हो गए, और योगी हो गए तो फिर इन सब चीजों से परे हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति की मनोस्थिति डिस्टर्ब होती है तो ऑटोमेटिकली कब डिस्टर्ब होती है, जब प्लैनेटरी पोजीशंस खराब होती हैं। जब प्लैनेटरी पोजीशन खराब होंगी तो मनोस्थिति डिस्टर्ब होगी, मनोस्थिति डिस्टर्ब है तो जिस घर के अंदर आप रहते हैं, यानी कि इस शरीर के अंदर भी रोग आना शुरू होते हैं और घर के अंदर भी विकार आना शुरू होते हैं। ओके, तो जैसे सपोज कि मेरी एस्ट्रोलॉजी जो है, अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूं, मेरी कुंडली बहुत खराब है, ठीक है, अब मैंने घर बनाया तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाई है, ठीक, मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं उनकी कुंडली अच्छी है, लेकिन मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग तो घर नहीं बनाया, तो क्या उसका इम्पैक्ट मेरे फैमिली मेंबर्स को पड़ेगा? पहली बात तो ये कि आप अगर एक परिवार का हिस्सा हैं तो आप सबके ग्रह जो है मिलते जुलते हैं, और अगर आपका एक ग्रह नहीं मिलते ना तो आप एक दूसरे से सबसे पहले अलग हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने फैमिली डिस्प्यूट्स भी क्या, डाइवोर्स भी उसी केसेस में होते हैं जब दोनों की डेस्टिनीज अलग अलग हों। अगर डेस्टिनी सेम है तो एक वाइफ के अगर भाग्य में लिखा है कि ये शादी में पीड़ित रहेगी, और एक व्यक्ति के लाइफ में अगर लिखा है कि वो बिजनेस को लेके पीड़ित रहेगा, तो वो दोनों सोल्स एक जगह पे आकर के डिसाइड कर रही हैं। क्योंकि हस्बैंड बिजनेस में पीड़ित है इसलिए परिवार का सुख अच्छा नहीं चल रहा, वाइफ इसलिए पीड़ित है। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि दो डिफरेंट लोग या जितने भी सदस्य एक घर के अंदर रहते हैं उनका भाग्य कहीं ना कहीं मैच करता है, और जिनका मैच नहीं कर रहा होता वो सबसे पहले अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं, अपना घर जो है बदलते हैं। ओके, तो जैसे अगर हम वास्तु की बात करें कि कंस्ट्रक्शन सारा कुछ वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। अब शहरों में लोग घर बना नहीं पाते, जमीन इतनी होती नहीं है, प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है, लोग पीजी में रहते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होता। तो जैसे अब हम गर्ल्स पीजी में रहते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे ईशान कोण में ही वॉशरूम है, तो उसको कैसे इंडिविजुअल इंसान ठीक करे, और एक कमरे में दो अलग अलग फैमिली के लोग रह रहे हैं, तो उस परिस्थिति में इंसान कैसे ठीक करे? सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस चीज को चुन रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आपने एक पीजी के अंदर जाकर के रेंडमली आपको मिल गया, रेंडमली नहीं मिला। जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप ऑलरेडी थे ना, वैसी सी इन्वायरमेंट ने आपको वापस से अट्रैक्ट किया और पीजी का वही जगह जो है आपको मिली। इस स्पेस के अंदर शूट हो रहा है, शूट कहीं और पे भी हो सकता था, इसी स्पेस के अंदर क्यों हो रहा है? बिकॉज एनर्जीज जो है वो यहाँ की अलाइन हो रही हैं। तो अगर हमें लगता है कि हम डिजाइन कर रहे हैं, नहीं, ऑलरेडी जिस स्पेस के अंदर रहते हो वही आपकी एनर्जीज को बता रहा है, और वही सर्कमस्टेंसेस आपके जीवन के अंदर बनते चले जाते हैं। ओके, मतलब ये जैसे मेरे ग्रह नक्षत्र जिस हिसाब से होंगे मेरा माइंड बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, और मेरा सिलेक्शन भी वैसा ऑटोमेटिकली वैसा होगा। कई लोग ये भी गलती करते हैं कि पुराने घर में रह रहे हैं और घर में रहते रहते उनको लगता है कि ये घर अच्छा नहीं है, तो हम इसको फटाफट से छोड़ दें और दूसरे घर में जाएं। हाँ, बेच देते हैं। अब वो जो दूसरा घर बिना इस घर को करेक्ट किए हुए लेने जाएंगे ना, वो वैसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे जहां वो करंट घर में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने करेक्शंस नहीं की, और नए माइंडसेट के अंदर आप ऑल ऑफ सडन एंटर नहीं कर सकते। आपको उस घर के अंदर जहां पे अब करंट घर में अगर प्रवेश द्वार ठीक नहीं है, नेक्स्ट घर जो लोग है उसके अंदर हो सकता है उसी स्पॉट पे आपको विंडो मिल जाए, प्रवेश द्वार ना मिले। एनर्जीज वैसी ही मिलेंगी जैसी आप करंट लाइफ को जी रहे हो। अच्छा, तो ये तो हमने इसके बारे में जान लिया। तो अब थोड़ा सा ये बताइए कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, क्योंकि अब मेरे ग्रह नक्षत्र तो सही नहीं है, या जो हमारे ऑडियंस है उनके नहीं सही है, तो अब वो किस तरीके से उसे सही कर सकते हैं? ग्रह नक्षत्रों को कैसे ठीक किया जा सकता है, आप ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वास्तु के दृष्टिकोण से जितनी दिशाएं हैं, ये सभी के सभी दिशाएं जो हैं ग्रहों के साथ जुड़ी हुई हैं, और हर एक दिशा का अपना एक गुणधर्म है। लोग वास्तु के अंदर बहुत बड़े मिथ को कई बार जोड़ देते हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है आपके, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिथ जो है जोड़ दिए जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है ये भी एक ग्रह के साथ जुड़ी जाती है? क्यों जोड़ी जाती है? अगेन उसके पीछे की साइंस क्या है कि आपको अगर बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कुंड बृहस्पति के साथ जुड़ा है, तो क्यों जुड़ा है? उसका रीजन ये है कि वास्तु पुरुष मंडल की जो संरचना की जाती है, देखी जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एनर्जी फील्ड्स डेवलप होती हैं वो वृद्धि देती हैं एक इंसान को, और एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट जुपिटर जो है वो वृद्धि का कारक है, इसलिए उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। आज के डेट में बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, और ब्रेकअप या डाइवोर्स इस तरीके की चीजें हैं,
तो वो क्यों है ऐसा, ये किस तरीके से हम इसे अगेन पहली बात तो यही थी कि डेस्टिनी आपकी एक जगह नहीं थी, इसलिए डाइवोर्स हुआ, नंबर 1। दूसरा, इस बात को ध्यान से समझिए कि आपके घर के अंदर न केवल दिशाएं हैं, हर दिशा के साथ जुड़ी हुई एक ग्रह की ऊर्जा है, हर दिशा के साथ जुड़ी हुई एक तत्व की ऊर्जा है। तो जब भी कोई ऊर्जाएं घर के अंदर डिस्टर्ब होती हैं, कब घर के अंदर डिस्टर्ब होती हैं? जब एस्ट्रोलॉजिकल डिस्टर्ब होंगी। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर एक की कुंडली में डाइवोर्स लिखा है, डाइवोर्स तभी होगा जब वो दूसरे की कुंडली में भी लिखा है। अगर एक की कुंडली में डाइवोर्स नहीं लिखा और एक के में लिखा हुआ है तो एक सेपरेशन चाहेगा पर दूसरा उसको देगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि घर के अंदर जब भी कोई चीजें घटित होती हैं, वो डाइवोर्स तक नौबत जो आपका प्रश्न है वो तभी पहुंचती है अगर दोनों का फेट, दोनों की डेस्टिनी अगर मिलती जुलती है। तो वास्तु का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? यस, डेफिनेटली वास्तु की इन्वॉल्वमेंट। मैंने क्या कहा कि हर एक दिशा एक ग्रह के साथ जुड़ी है, और अगर शादी का सुख नहीं लिखा दोनों की पत्री के अंदर तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको इम्बैलेंसेस मिलेंगे, तो डाइवोर्स होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट शुक्र की दिशा है और शुक्र वैवाहिक जीवन के सुख को बताता है। साउथ ईस्ट जिसको अग्निय कोण बोला जाता है। ओके, अग्निकोण जी। क्या मतलब, क्या हम सही कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा फायदा हो जाए उसमें? देखिए, हमेशा कहता हूं कि कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना, एक स्पेसिफिक वे में होना चाहिए, रिदम में होना चाहिए। आज शॉर्टकट्स के टाइम में अगर आप कोई एक सिंबल मेरे से पूछेंगे कि क्या मैं कुछ ऐसा कर दूं जो ऑल ऑफ सडन चीजें ठीक हो जाएं, तो एक टेम्परेरी पार्ट पे आप किसी को इफेक्ट्स दे सकते हो, बट हर एक चीज की ना एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट होते हैं। बीपी की मेडिसिन, बीपी एक कॉमन बीमारी है, अगर बीपी की बीमारी एक कॉमन है तो डॉक्टर हर एक को सेम मेडिसिन तो नहीं प्रिस्क्राइब करता। हर एक के बिहेव जो है, बॉडी किस तरीके से कर रही है बीपी को लेकर के, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्ट्स बदलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन बदल रही हैं। तो जब आप बात कर रहे हो शादी को लेकर के, पर एक कॉमन चीज जो हम जो पकड़ सकते हैं वो ये पकड़ सकते हैं कि मैंने कहा कि अगर एस्ट्रोलॉजिकल शुक्र का सुख नहीं लिखा हुआ तो कहीं ना कहीं अग्निय कोण में डिस्टर्बेंस होगा, तो डाइवोर्स होंगे। तो अगर अग्निय कोण को व्यक्ति अगर प्रयास कर ले कि एक सही उचित स्थान पे उसको ट्रीटमेंट जो है वो दिए जाए, जैसे कि अग्निय कोण है, अग्नि की दिशा है, अग्नि का तत्व में अगर हम देखते हैं, इसका संबंध जो है वो जल के साथ बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि जब भी कभी आग की बात आती है तो आग को बुझाने के लिए सबसे पहले जो जहन में चीज आती है वो पानी ही आता है। तो जब भी कभी अग्नि की दिशा में पानी आता है और एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वैवाहिक सुख के अंदर हानि मिलेगी, पर जिसके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ नहीं बन रहे उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको डिफरेंट पैसे को लेकर क्रंच हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्लैनेट्स के आधार पर ही वास्तु भी काम करता है। मतलब वाटर टैंक या पानी से जुड़ी कोई भी चीज को हमें साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। अब लोग इसको इतना ज्यादा वहम के अंदर डाल देते हैं, जब लोग यूट्यूब पे सुनते हैं कि पानी नहीं होना चाहिए तो लोगों को लगता है कि टैप्स भी वहां पर ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक घर के अंदर अगर आप रहते हैं तो हर जगह पानी की सप्लाई तो होगी। पानी का वहां कहने से मतलब ये है कि परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज और अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहां पर वो ना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो या ओवरहेड वाटर टैंक ना हो, वो कहीं ना कहीं पानी के एक्चुअल सोर्स को बताता है। तो अब जैसे अग्नि तत्व है तो कायदे से हमें किचन वहां पे बनाना चाहिए साउथ ईस्ट में, इस हिसाब से? देखिए, जरूरी नहीं है। मैंने अगेन कहा कि अग्निय कोण है, इसके साथ अग्नि की प्रधान जो दिशाएं हैं वो साउथ ईस्ट और साउथ भी है, यहां पर भी बनाया जाता है। बट आपको ये जानकर के बड़ी हैरानगी होगी कि अग्नि जो है सबसे अच्छे रिजल्ट पश्चिम दिशा में देती है। तो पश्चिम दिशा वो दिशा है, वास्तविकता में अगर हम तत्वास के आधार पर बात करते हैं तो स्पेस एलिमेंट को दर्शाती है, पर फिर भी वहां पे अग्नि जो है बड़े उत्तम रिजल्ट देती है। अगेन इसके पीछे की साइंस जो है वो ग्रहों की साइंस है। बहुत से वीडियो में मैंने ये सुन रखा है कि किचन जो होती है हमारी वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए और जो चूल्हा हमारा होता है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। आइडियली तो मैंने आपको बताया कि अग्नि की ये 3 स्थान है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अग्नि के स्थान है, इसलिए लोग इसको अग्नि के साथ जोड़ते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि लोग किचन जो है वो यहीं पे बनाइए। चलिए, ये तो हमने ये सब जान लिया। अब थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस पे एक मूवी भी निकली थी, वास्तु शास्त्र। वास्तु के हिसाब से अगर घर नहीं बना है, घर, ऑफिस या जो भी मकान, तो नेगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश कर लेती है। तो ये बात कितना मतलब सच्चाई इसमें कितनी है? एक मनुष्य रूपी शरीर के अंदर हम वायरसेस को कब देखते हैं? जब इम्यूनिटी वीक होती है, अग्नि वीक होती है। आपकी बॉडी के अंदर जब फॉरेन बॉडी कोई एंटर करती है तो कब सबसे पहले आपकी बॉडी का रिएक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर वेरी करता है ना? कोविड के टाइम पे देखा लोगों का टेम्परेचर जो है
एक रोल प्ले करता है, यानी कि बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है फॉरेन बॉडी से। तो इसका मतलब अग्नि एक मनुष्य रूपी शरीर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी आउटर बॉडी कोई नेगेटिव प्रभाव ना डाल पाए। ठीक वैसे ही घर की अग्नि अगर इंटैक्ट है, अगर मजबूत है, तो उस घर के अंदर कोई भी नेगेटिव फोर्सेस, चाहे वो इवल आई है, चाहे कोई तंत्र की अगर हम बात करते हैं, वो क्रियाएं नहीं होती। ये किन घरों में होती है या किन घरों में संभव हो जाता है? जिस घर के अंदर अग्नि जो है वो वास्तविकता में कमजोर हो। अग्नि को मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि हर किसी को ये मतलब समझ नहीं आएगा जल्दी। तो ये अग्नि तत्व मतलब आप किसकी बात करना चाह रहे हैं? साउथ ईस्ट? देखिए, साउथ ईस्ट की अग्नि की, सिर्फ अग्नि की हम ऐसे बात नहीं कर रहे। साउथ ईस्ट जो है वो दिशा है, उस दिशा के अंदर अग्नि तत्व जो है वो प्रधान है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर की जो एक्चुअल चूल्हा है वो अग्नि को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर घर का चूल्हा भी खराब है तो भी वो सिंबॉलिकली आपको बता रहा है कि घर की अग्नि खराब है। अच्छा, मतलब अग्नि से रिलेटेड अगर कोई चीज खराब भी होती है तो अग्नि तत्व की खराबी वो बताती है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी इसको एब्सोल्युटली यस, क्योंकि लोग शकुनों के आधार पर इसको पकड़ते नहीं है। लोगों ने सिर्फ इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ सिर्फ इसको दिशाओं के अंदर जोड़ करके सिर्फ वहीं पे कन्फाइंड कर दिया, और एक्चुअल में ये वास्तुशास्त्र कैसे घटित हो रहा है उसको समझने का प्रयास नहीं किया। ओके, तो ये ब्रह्म दोष कहते हैं कि वास्तु, अगर वास्तु के हिसाब से घर ना बने तो ब्रह्म दोष लगता है। ये ब्रह्म दोष क्या चीज है? देखिए, ब्रह्म की अगर हम बात करते हैं, ब्रह्म इज व्हाट, अगर आप इसको हिंदी में सिंपल अनुवाद करना चाहें, ब्रह्म इज व्हाट? इल्यूजन्स। आप किस भ्रम के अंदर हैं? ब्रह्म दोष की बात। अच्छा, ब्रह्म दोष की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर इन साउंड्स को अगर आप पकड़ते हैं ना, तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि वास्तु पुरुष मेरा क्या है? मनसपुत्र है। मनसपुत्र वास्तु पुरुष जो है वो माइंड का आर्किटेक्चर है। घर बनाते समय अगर इसने किसी पे ध्यान नहीं दिया तो ब्रह्म दोष। अच्छा, ब्रह्म दोष। तो यानी कि आपका माइंडसेट पूरा जो होगा वो नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देगा। आप अगर घर बनाते समय चीजों का ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। और लाइफ के अंदर नेगेटिविटी कब आ जाती है? जब आप अपने घर के अंदर चीजों का बेसिक ध्यान नहीं रखते। जिसमें से वास्तु दोष का सबसे पहला नियम यही कहता है कि घर के अंदर सफाई रहनी चाहिए। और यही हमारी सभ्यता के अंदर हम दीपावली के साथ माँ लक्ष्मी को जोड़ करके देखते हैं। और माँ लक्ष्मी को जोड़ करके अगर देखते हैं तो यानी कि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। तो सफाई इसका मतलब क्या कर रही है? क्या हमारे घर को क्लियर कर रही है? कौन से घर को क्लियर कर रही है? इस मनस रूपी घर को क्लियर कर रही है। जब तक ये घर क्लियर नहीं है तब तक आपके घर का वास्तु क्लियर नहीं है। और जितना लोग नेगेटिव वास्तु के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, मिसकंसेप्शंस, बिलीफ को डाल के, वो अपने दिमाग के अंदर तो और कचरा डाले जा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो नेगेटिविटी है वो हमारे माइंड में आती है। यस, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। ओके, माइंड से ही शुरुआत होती है। आज आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में किसने डिजाइन किया? आप पढ़ाई तो देखिए, शिक्षा आपको भी वैसे मिली होगी, मुझे भी वैसे मिली है। मैं कितना आगे पढ़ पाया या आप कितना आगे पढ़ पाए, आपने अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों के साथ रहकर के क्या चीजें सीखी, कोलीग्स के साथ रहकर के क्या चीजें सीखी, ये कौन बता रहा है? हमारी लाइफ के डिसीजंस है ना। और अगर आपके लाइफ के डिसीजन ठीक हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिस स्थान के अंदर रहते हैं वो स्थान ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स ठीक है। वो स्थान, वास्तु केवल सिर्फ एक बिल्डिंग को समझना नहीं है, वास्तु एक व्यक्ति के हाव भाव को समझना है, उसके वातावरण को समझना है, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समझना है। अगर आप किसी के मित्र अगर देख रहे हो संगत अच्छी नहीं है तो आप चेक कर सकते हो उसके घर का वास्तु भी खराब होगा। अगर वास्तु साफ सुथरा है, घर साफ सुथरा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी की लाइफ में नेगेटिव लोग आए। मतलब आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते? देखिए, मेरा विश्वास करना या नहीं करना विषय नहीं है, पर मैंने क्या कहा कि ये शुरुआत कहां से होती है? नेगेटिव एनर्जीज की शुरुआत उस जगह से होती है जहां अग्नि कमजोर होती है। आपने कभी जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, क्या उनके ऊपर कभी आपने भूतों को आते हुए सुना कि मार्क जुकरबर्ग पे आ गया, इलॉन मस्क पे आ गया या मोदी जी पे आ गया, इन पे भूत आते हैं? इन पे क्यों नहीं आते? और जो लोग इमोशनली वीक हैं उन्हीं के लोगों के ऊपर क्यों आते हैं? बिकॉज अंदर का तेज इतना है कि बाहर की कोई आइडेंटिटी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। कर्म प्रधान लोग जो हैं, जो कर्म के साथ जुड़े हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा है और कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कभी आइडेंटिटीज वार नहीं करती। मतलब आपको अपना ऑरा बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप इमोशनली वीक नहीं है, तो आपके ऊपर बाहर की आइडेंटिटीज वीक कोई प्रभाव नहीं डालती। अगर आप इमोशनली डिप रहते हैं, आप परेशान रहते हैं ड्यू टू एक्स वाई, मैंने, और ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये कितने % अगर पॉपुलेशन को देखोगे 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो मैंने नाम लिए, बिल्कुल, तो 1-2% के ऊपर ये नहीं है, बाकी सबके ऊपर तो है ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी जो बाउंड्री वॉल है, उनकी जो अग्नि है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है, जिसके कारण से ये घटित हो रहा है। ओके, मतलब हमें कायदे से मेडिटेशन करना चाहिए और अपने ऑरे को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लिए, मेडिटेट करके अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना। और इनर स्ट्रेंथ कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके हम प्रतीक कहते हैं बजरंगबली का प्रतीक, यानी कि शक्ति का प्रतीक। तो शक्ति कब आपके साथ होती है, जब आपके साथ आपकी जिंदगी में जामवंत होता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई मंथरा है तो आपकी शक्तियां कैसे होंगी? सही। तो आज ये जो वास्तुशास्त्र जो नेगेटिव होता चला गया, ज्योतिष नेगेटिव होता चला गया, ये वो मंत्रा के कारण से होता चला गया, जो नेगेटिव सीड वास्तु को लेकर के छोड़ते चले गए, और वो सीड एक दिन पेड़ बन करके लोगों की जिंदगी में पॉइजन का काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, वास्तु में एक मिरर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, मिरर, कि बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए, कभी भी 2 मिरर एक दूसरे को फेसिंग करता हुआ मिरर नहीं होना चाहिए, सोते वक्त आपका फेस मिरर से आमने सामने नहीं होना चाहिए। मिरर को लेके बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आप चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि मिरर को लेके क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। मिरर का एक्चुअल काम क्या है, आपसे प्रश्न है, मिरर का काम क्या है एक्चुअल में? मिरर हमें बताता है कि हम कैसे लग रहे हैं, आपके प्रतिबिंब, आपकी रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। पहली बात, मिरर का वास्तुशास्त्र में जो इस्तेमाल में लाया जाता है, वास्तुशास्त्र में मिरर को इस तरीके से देखा जाता है कि जब भी हम एक आईने को देखते हैं, मिरर को देखते हैं, तो वो चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीफोल्ड्स कर देता है। क्योंकि अगर एक स्पेस में मिरर लगा है, आप सामने खड़ेंगे तो आपको पीछे की रिफ्लेक्शन जो है पूरी की पूरी उसके अंदर दिखेगी, तो आपको क्या लगेगा कि ये जगह बढ़ी हुई है, हाँ। जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो मिरर एक माइंड के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि ये दिशा जो है वो बढ़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, मिरर को हम वास्तु में जल तत्व का कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? अगेन, क्योंकि ये साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज हैं जो घटित होती हैं। जब कभी हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र में, हर एक चीज को साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज के आधार पर देखा जाता है। तो आज से कई हजार साल पहले जब लोग अपना चेहरा देखते थे, कहां देखते थे? पानी के अंदर। इसलिए पानी को मिरर के साथ जोड़ा जाता है। तो मिरर को पानी की तरह देखा जाता है, इसलिए एक बेडरूम के अंदर जो है मिरर अवॉइड किया जाता है कि जिस वक्त आप रात को सोएं और आपका पूरा प्रतिबिंब, अगर पूरी बॉडी अगर आपकी मिरर के अंदर दिखती है, तो आपकी जो हेल्थ है धीरे धीरे करके सिंक होनी शुरू हो जाती है। पूरी बॉडी, और अगर सिर्फ फेस दिख रहा है, फेस दिख रहा है या कुछ अगर हिस्सा दिख रहा है तो शुभ तो वो भी नहीं माना जाता, बट अगर पूरी बॉडी दिखती है तो हेल्थ इश्यूज आने तय हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे इसे जल तत्व कहा, तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि इसे साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, इसलिए नहीं लगाते उसको साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर मिरर आ जाता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर एलिमेंट वहां हो जाती है, फिर वो आपके अग्नि तत्व को सप्रेस करेगा और नेगेटिविटी फिर हमारे अंदर आएगी। डेफिनेटली अग्नि वीक हो गई, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, और स्ट्रेंथ इम्यूनिटी वीक हो गई, सबसे पहले आपका परिवार कमजोर हो जाएगा। आपकी सबसे पहली स्ट्रेंथ कौन सी है? मम्मी पापा। तो सबसे पहले आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू होंगे। ओके, आपकी स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, आपके मित्र कमजोर होंगे, आपका मित्र कोई भी स्ट्रांग नहीं, आपके वास्तु का इंपैक्ट आपके मित्र के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वीक होनी वहां पे दिख रही है। आप बात समझ रहे हैं? आपकी ताकत कौन कौन है, जो भी आपकी ताकत होगी वो कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब फ्रेंड्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, ये साइंस इतनी खूबसूरत है कि जब मैं कुंडली देखता हूं तो एक कुंडली के अंदर आपके माता पिता, आपके भाईजन, आपके गुरुजन, किसी भी व्यक्ति की प्रिडिक्शंस जो है वो की जा सकती है। ठीक वैसे से ही घर के अंदर अगर एक योग घटित हो रहा है जो ये बता रहा है कि आपकी ताकत आपकी कमजोरी के अंदर बदलने वाली है, यानी कि आपकी ताकत वीक होने वाली है, तो आपकी ताकत देती हुई जो भी चीजें वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो इस पे मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि अगर हमें मिरर साउथ और ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, अगर हम स्विच करना चाहते हैं, तो वाटर एलिमेंट कौन सा है फिर? किस दिशा में हम किस दिशा में रखें? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस बात को ऐसे से समझिए कि इसको लगाने की भी एक टेक्निक होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिटेड है। ये मैं वही बोल रहा हूँ कि वास्तु के इग्नोरेंट नॉलेज के कारण से या कम लिमिटेड नॉलेज होने के कारण से सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और किस
तरह से उसको प्लेस किया जाए ताकि उसके इफेक्ट्स जो है वो ना मिले, इसको पहले ध्यान से समझना चाहिए। और दूसरी बात आपने बोला कि ये किस दिशा में होना चाहिए, तो जल की जो अपनी दिशाएं हैं वहां होना चाहिए, वायु की अपनी दिशाएं हैं, उत्तरी दिशाएं जितनी भी है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ये सब जल की दिशाएं हैं। वायु की दिशा जो है वहां पे भी हो सकता है, तो वहां पर आईना जो है वो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अग्नि कोण में नहीं लगाया जा सकता। अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट की गाइडेंस के अंदर लगाते हैं तो हर एक जगह पे हर चीज को लगाया जा सकता है, क्योंकि हर तत्व के अंदर हर तत्व विद्यमान होता है। आप किसी भी एक तत्व को ये नहीं कह सकते। तत्व है क्या, अगर आप समझते हो, तत्व इज द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। एटम्स जहां डेंस हो जाते हैं वो पृथ्वी तत्व हो जाता है, जहां उससे वीक होते हैं तो वो जल बन जाता है। तो एटम्स की प्लेसमेंट से ही तत्व जो है वो डिफाइन हो रहे हैं। तो हर तत्व में हर तत्व है। पानी के अंदर अगर भार है तभी वो पृथ्वी पे है। अच्छा, अभी हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये चीजों को देख रहे हैं कि कुछ भी चीज अगर आपकी सही नहीं है, जैसे टॉयलेट हो गया या कोई भी चीज, तो उस पे इस दिशा में है तो इस रंग का टेप से आप बाउंड्री बना दीजिए, अगर इस दिशा में है तो इस रंग के टेप से आप बाउंड्री बना दीजिए। तो क्या ये इसी करने से चीजें सही हो जाती हैं? टेम्परेरी फेज पे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि टेप क्या करती है, शॉर्ट टाइम, हाँ शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि टेप क्या करती है, एक कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और कलर को जब हमारा कॉर्पस कॉलोसम, हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में ग्रंथि होती है जिसको कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं, वो रंगों को प्रिसीव करता है। और जब हम टॉयलेट सीट के आसपास एक टेम्परेरी फेज के लिए अगर एक टेप लगा रहे हैं तो हमारा माइंड कुछ दिनों के लिए तो उसको ठीक है, उसको लग रहा है कि हाँ ट्रीटमेंट हो गया, बट आफ्टर फ्यू डेज ना उसके रिजल्ट्स वापस से नलीफाई होना शुरू हो जाते हैं और फिर वही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए हमेशा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स को यूज करना चाहिए। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स जिसको हम वास्तुशास्त्र में स्पेस सर्जरी टेक्निक कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके परमानेंट सोल्यूशन जो ये कैसे होता है सर? आप डिफरेंट मेटल्स को इंसर्ट किया जाता है जमीन के अंदर, क्योंकि भूमि की अपनी एक ऊर्जाएं हैं। जैसे एक भूमि जब इस पृथ्वी की एग्जिस्टेंस हुई होगी तब तो किसी के घर नहीं थे, तो हमने घर को कैसे डिफाइन करना शुरू किया, बाउंड्री वॉल्स को क्रिएट करके। तो बाउंड्री वॉल्स जब क्रिएट की तो हम बता रहे हैं कि ये एनर्जीज का ये हिस्सा जो है ये मेरा है। ठीक वैसे ही जब हम एक पर्टिकुलर टॉयलेट के आसपास एक पर्टिकुलर मेटल को इंसर्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस दिशा में और उसको किस ग्रह नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या रिजल्ट्स जो है वो देने हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर मेटल यूज करते हैं तो वो उसके आसपास एक सर्किट क्रिएट करने का काम करता है, जिसके कारण से उस टॉयलेट सीट का नेगेटिव जो प्रभाव है वो घर पे नहीं आता। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, अगर वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज आपको आ रही है और आप पूरा रेनोवेशन कर नहीं सकते, तो इसकी बड़ी ही शॉर्ट सी एक रेमेडी है कि आप उसके नींव में मरकुरी इंसर्ट कर दें। तो इसमें ये थोड़ी इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ जो मैं कहूंगा, ये आप जो बात कर रहे हैं, पारा जो है उसमें मैंने सुना है ये। देखिए बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर डिग की जाती हैं, बट पारा जो है वो प्लैनेटरी एस्पेक्ट में प्लैनेट बुध को बताता है, यानी कि मरकरी को बताता है, स्वयं बुध को। और इसको बुध की दिशाओं में ही डिग किया जाता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो कि एस्ट्रोलॉजिकली बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सुनिश्चित करती है उस घर में रहने लोग जो है उनके बुध की एनर्जीज जो है वो अच्छी हों। तो यानी कि बुध की एनर्जीज एम्पलीफाई होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने या कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स ने ये मेंशन किया है कि आप चारों कॉर्नर में मरकरी इंसर्ट कर दीजिए, आपके सारे वास्तु दोष। देखिए, मैं इस बारे में, अगर वास्तु दोष सारे खत्म हो जाएं तो कोई भी पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा जो दुखी होगा। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, हम कहेंगे बिल्कुल ही निरोगी होगी, इसके अंदर बुखार भी नहीं आएगा, तो बिल्कुल ही उत्तम होगी ना बात। तो इसका कहने का ये मतलब है कि केवल मात्र वास्तु दोष इससे नहीं होता, वास्तु 3 तरह के दोषा से घटित होता है। एक वो ऊर्जाएं जो ब्रह्मांड से आती हैं, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जीज कहते हैं, वास्तु दोष वहां से भी उत्पन्न होता है। एक वो ऊर्जा जो घटित होती है, कहां से, जो घटित होती है स्ट्रक्चर के रूप में, जिसको अभी आप बोल रहे हो कि नींव के अंदर घुसे हैं। और एक वो ऊर्जाएं हैं जिसको हम टैलोरिक एनर्जीज कहते हैं, जो जमीन के नीचे से ऊर्जाएं आती हैं, टैलोरिक एनर्जीज, जिसको आपने जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम से कभी सुना होगा। तो ये 3 तरह की ऊर्जाएं मिलकर के एक्चुअल वास्तु का निर्माण करती हैं। तो केवल मात्र पारा डिग कर देने से क्या उपाय हो जाएगा 100%? मैं स्ट्रांगली इसमें बिलीव नहीं करता। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी कोई रेमेडी है एस्ट्रो वास्तु में? जी हाँ, बहुत अच्छे उपचार हैं और वास्तु के तल पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि घर के अग्निय कोण को दूषित होने ना दें, ये सबसे पहली बात जो है ध्यान में रखी जाती है। दूसरा,
वास्तु दोष के अंदर एक प्रमुख वास्तु दोष कब देखा जाता है, जब बेडरूम के अंदर स्पेसिफिकली ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सोना शुरू कर दें। ये ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे क्या होती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बताती है, शिव और शक्ति का स्वरूप है। तो राइट साइड जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जीज को बताती है, लेफ्ट साइड फेमिनाइन एनर्जीज को बताती है। तो हमेशा बेड पे सोने का जो सही जो तरीका है वो यही है कि पुरुष को पहले राइट साइड सोना चाहिए और महिलाओं को लेफ्ट साइड सोना चाहिए। जहां ये विपरीत हो जाता है वहां पे भी क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप बॉक्स बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके अंदर क्लैशेस बहुत ज्यादा हैं, सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि बॉक्स बेड के अंदर जो आपने सामान रखा है बहुत देर से अगर हिलाया नहीं तो उसके एनर्जीज को वहां से शिफ्ट कीजिए। ये एक बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है और सेहत के ऊपर भी एक नेगेटिव प्रभाव जो है ये क्या करेगा, चिड़चिड़ापन देना शुरू करता है। वो दोनों के अंदर भी हो सकता है और एस्ट्रोलॉजिकल जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो उसके अंदर ये ज्यादा होता है। तीसरा, बेडरूम के अंदर जो है अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसी पेंटिंग्स लगी हैं जो कि इनकम्प्लीट मैसेज देती हैं, अवचेतन को सही से मैसेजेस नहीं देती, तो वो इनकम्प्लीट मैसेज देने के कारण से भी कहीं ना कहीं हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। ये स्पेसिफिकली बेडरूम के अंदर जो चीजें हैं ध्यान रखी जाती है। और मिरर के बारे में हमने जैसा ऑलरेडी डिस्कस किया, और अगर कोई कपल ऐसा है जिनके बेडरूम के एग्जैक्ट बेड के सामने मिरर है तो रात को सोने से पहले उसको जरूर ढक देना चाहिए। ये प्रमुख बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। और फैंग शुई के अंदर स्पेसिफिकली इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि आपका जहां पर गेट है, गेट के ठीक 180 डिग्री बिल्कुल उसके सामने आपका बेड भी अगर आता है ना, तो भी उसके नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जीज। और टेक्निकली अगर देखें तो गेट के बाहर से कोई भी निकलेगा तो उसकी सीधी नजर बेड पे जाएगी। सो दोनों ही बातों का हम ध्यान में रखते हैं। प्लस नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि साउथ वेस्ट डिवीजन जो है ना ये पितरों का स्थान भी बोला गया और एक जीवन की स्थिरता को भी दर्शाता है। इस दिशा के अंदर अगर 4-5 सिम्टम्स मैं बता देता हूं, 4-5 में से कोई भी मिल रहा है तो उस घर के अंदर क्लेश आपको दिखेंगे। पहला, टर्माइड का वहां लगा होना। दूसरा, मकड़ी के जालों का लगा होना। तीसरा, वहां पर दरारें आना। चौथा, वहां पे शिट पॉट होना। पांचवा, वहां का फ्लोर लेवल कम होना। ये 5 चीजें जिस भी घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आएंगी उस घर के अंदर शादीशुदा जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो देखनी शुरू होती है। तो इसका सोल्यूशन भी इजीली है कि आप इसको, टर्माइड है तो उसको क्लियर कीजिए, जाले हैं तो उसको हटाइए, फ्लोर लेवल को एक्चुअल ठीक कर सकते हैं तो ठीक कीजिए, नहीं तो चित्रों के रूप में भी उसको जो है वो बैलेंस किया जाता है। सो उसके प्रैक्टिकल कुछ सोल्यूशंस हैं वो साइट पे जाकर ही सही से पता चलते हैं। अच्छा, आजकल के लोग बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लोगों को जॉब से ज्यादा अभी बिजनेस में इंटरेस्ट आने लग गया है। आप जॉब भी कंसिडर कर सकते हैं। लोग बहुत सारी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उसकी कोई रेमेडी है कि हमारा बिजनेस और हमारा करियर, जो भी करियर है हमारा, उसमें ग्रोथ हो? अगर हर्डल्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और उसे सही कैसे किया जा सकता है? देखिए, वास्तु पुरुष को ना कंप्लीटली समझना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वास्तु को लेकर के अगेन वही कहूंगा कि लोगों की एक मिसकंसेप्शन है, वो क्या है कि नॉर्थ से पैसा आता है, साउथ ईस्ट से आता है, वेस्ट से आता है। ये एक मिसकंसेप्शंस हैं। जब वास्तु 16 डिवीजन्स के ऊपर किया जा रहा है तो 16 तरह के माइंडसेट्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर पैसा आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि पैसा कहां से नहीं आता, तो उसकी डीप स्टडी करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, एक बात जरूरी है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा, संभवतः उनके घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन जो कि शनि देव की दिशा है उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस होने के कारण से ये चीज होती है। और उनके लिए बहुत ही खूबसूरत रेमेडी, वो एक काम कर सकते हैं कि हनुमान जी जिनके ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, वो किसी भी हनुमान मंदिर चले जाएं, वहां पे पंडित जी को बोल के थोड़ा सा उनके लेफ्ट चरण का सिंदूर जो है वो ले लें, लेफ्ट स्पेसिफिकली लेफ्ट, जो उन्होंने जमीन पर जमाया हुआ है, अच्छे से रखा हुआ है, वहां का सिंदूर लेकर के व्हाइट पेपर पर तथास्तु लिख करके, तथास्तु यानी कि आप खुद लिखेंगे, आप सिर्फ वो सिंदूर लेकर के आएंगे, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन व्हाइट पेपर पर तथास्तु लिख करके अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं एग्जैक्ट, आपको उससे कम रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे ज्यादा मिल जाएगा, बट जितना आप मेहनत कर रहे हो 100% उतना रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। अगर किसी को वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी आप रेमेडी बताइए कि उस इंसान को फिर क्या क्या करना पड़ेगा, या पूरा उसे एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरे घर का विश्लेषण करना पड़ेगा, या अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करके उसे? देखिए, दोनों ही ऑप्शंस हैं। आपको पेट दर्द हो रहा है, आप किसी केमिस्ट के पास जाकर के बोल सकते हैं कि पेट दर्द हो रही है तो पेन किलर दे दीजिए, वो भी एक उपाय है। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप पैथोलॉजी की रिपोर्ट लीजिए कि पेट दर्द क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो
पेन किलर टेम्परेरी रिलीफ डेफिनेटली देगी आपको, मैं उसको मना नहीं कर रहा, जैसे हम कलर पट्टियों की बात कर रहे थे, बट अगर पैथोलॉजी की रिपोर्ट आपके पास होगी तो आप जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे। तो एक घर को प्रॉपरली तरीके से अगर डिकोड किया जाए कि घर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि घर, मैंने बताया, घर केवल दिशाओं का ज्ञान नहीं है। घर के अंदर वास्तु पुरुष मंडल के अंदर बनती हुई जो 45 शक्तियां हैं, उसके अंदर बनती हुई जो नक्षत्र की शक्ति है, ये सब चीजें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जब तक एक प्रॉपर अच्छे कंसल्टेंट की मदद से आप अगर चीजों को डिकोड नहीं करते तो अननेसेसरली कभी भी किसी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। मेरा इतना वर्षों का अनुभव ये कहता है कि जब तक लोगों ने वास्तु को जाना नहीं था ना, तब तक प्रॉब्लम नहीं थी। आज ज्यादा सुन लिया है कि मेरे घर में टॉयलेट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर ली। क्यों? क्योंकि वो मनसपुत्र खराब कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा था ये मेरा मनसपुत्र है, जो इसका ध्यान देगा वही ठीक रहेगा, और उसी मनस के अंदर क्या डाल दिया गया कि आपकी फैमिली खत्म हो जाएगी, आप तबाह हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा। मनसपुत्र तो उसी वक्त खराब कर दिया। अच्छा, चलते एक सवाल मन में आ गया, आपने कहा तो कि टॉयलेट में जब वीडियोस बहुत चल रही है आजकल, रील्स का ट्रेंड है, तो मैंने देखा कि अगर आप टॉयलेट में बैठ के फोन चला रहे हैं तो फोन आपका जो है वो बुध का कारक है और टॉयलेट जो है वो राहु का कारक है। तो आप कहीं ना कहीं उसे कंबाइन कर रहे हैं और आप अपना बुध खराब कर रहे हैं। टेक्निकली सोचिए हो क्या रहा है, ये कहने की बात अलग है, इसको टेक्निकली सोचिए आप क्या कर रहे हैं। हम अगर यहाँ बैठे हैं और साथ साथ में मैं मोबाइल ऑपरेट करूंगा तो क्या होगा? मेरा ध्यान भटकेगा। हाँ। तो सिंपल सा फॉर्मूला तो यही है कि अगर आप शौचालय के लिए बैठे हैं, आप बिल्कुल अपना नॉर्मल बैठेंगे तो आप अपने पेट को अच्छे से साफ कर पाएंगे। बड़ा टेक्निकल रीजन तो ये है कि आपका ध्यान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने आप को ईज आउट करने में है। और जब आपने अपना ध्यान मोबाइल के अंदर लगा लिया तो आपके अंदर, शरीर के अंदर मल रहना शुरू हो गया। शरीर के अंदर मल रहना मतलब घर के अंदर मल रहना, क्लटर रहना शुरू कर दिया। घर के अंदर क्लटर रह रहा है तो आप क्लटर को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके कारण से लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है। अब इसको आप एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ना चाहें तो जोड़ लें कि प्लैनेट बुध है और वो बुध आपने राहु की दिशा में ले गए, राहु के साथ जो है जोड़ दिया तो आपका बुध खराब हो गया, राहु खराब। टेक्निकली तो ये हो रहा है कि आप कोई भी काम को ढंग से अलाइन होकर के नहीं कर पा रहे। ओके, फिर तो इसे हर जगह इस्तेमाल में लाया जा सकता है कि अगर कोई काम कर रहे हैं हर एक चीज के लिए एक सिंपल नियम यही है कि आपको अगर जिंदगी के अंदर कुछ भी करना है, जिंदगी के अंदर कुछ भी अचीव करना चाहते हो, इफ यू आर नॉट अलाइंड, तो आप उस चीज को रिजल्ट्स कभी नहीं ले सकते। ओके, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर आपको वास्तु से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वास्तु एक्सपर्ट से आप कॉन्टैक्ट करिए और अच्छे से कंप्लीट नॉलेज लीजिए। सिर्फ इधर उधर की वीडियोस देखकर कोई डिसीजन खुद से ना ले, वरना वही वाली हाल हो जाएगी कि केमिस्ट के पास गए, पेट दर्द है, दवाई दे दीजिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज प्रॉब्लम यही हो गई कि एक तो यही शॉर्ट्स का ट्रेंड और यूट्यूब का ट्रेंड, और दूसरा ऊपर से जो सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ जो है वो दिया जा रहा है, जिसके कारण से नेगेटिविटी ज्यादा हो गई और वास्तु पुरुष लोगों का खराब होना शुरू हो गया। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी पर उसने सुन लिया कि मेरे घर में ये इम्बैलेंस है, मुझे ये चीज हो सकती है, और उस व्यक्ति ने उस चीज को जन्म खुद ही दे दिया। बिल्कुल, इस पॉडकास्ट में तो मैं यही चाहती हूँ, जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, कि आप एक एक्सपर्ट, जो वास्तु में एक्सपर्टीज है जिसकी, उसके पास जाइए, अपने घर का, अपने ऑफिस का अच्छी तरीके से विश्लेषण करवाइए, दिखवाइए, और उसके बाद ही आप रेमेडीज करिए। सिर्फ ऐसी किसी भी वीडियोस को देख के आप खुद से एक्सपेरिमेंट ना करिए। तो साहिल जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना क्वालिटी टाइम हमें दिया, उसके लिए सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम नंबर्स के ऊपर आपसे बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।